नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेस टू परीक्षा चैनल पे। आज हम लोग हिस्टोरिकल पिनिंग पे बेस्ड, जो कि जिसमें हम ऑलरेडी 2 लेक्चर हमने कवर किया है, जिसमें हम सारे कंसेप्ट, उसके मेन फीचर, जितने भी एक्ट पास किए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से 1947 तक, जितने भी एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए थे, उन सारे एक्ट के मेन प्रोविज़न को ऑलरेडी हमने 2 पार्ट में करके हमने देख रखा है। आज उन पे बेस्ड हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 MCQ को हमने सेलेक्ट किया है। आज के इस सेशन में हम उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे किस तरह से चीज़ें जो है क्वेश्चन के थ्रू आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो है उसमें आने के चांसेस रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको इसमें बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में यह बताना है कि इसमें से 4 स्टेटमेंट दिए, इसमें से कौन सही है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है स्टेटमेंट, इट डिजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए, क्या यह एक्ट था जिसमें कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था? तो ये बिल्कुल सही है। इट इस्टेब्लिश्ड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। देखिए, हमने पढ़ाया था कि इसमें गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग्स, नाम याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर बनाए गए थे जो कि गवर्नर जनरल को हेल्प करते, जिनको काउंसिल ऑफ 4 भी कहा जाता है। तो ये भी आपका सही है। इट एस्टेब्लिश्ड द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774, ये भी आपका सही है। इस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में 1774 में। इट एबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। क्या यह ट्रेड मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया गया था? ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रेड मोनोपोली जो इंड हुआ था, अगर बात करें ट्रेड मोनोपोली, ये अगर इंड की बात करें तो 1813 में हुआ था। अगर कंप्लीटली एबॉलिश हुआ था, और बात करें कंप्लीटली एबॉलिश, तो 1833 में कंप्लीटली एबॉलिश हुआ था। तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो 1, 2, 3 आपका सही होगा, ठीक है। 4 एग्जीक्यूटिव, जबकि कंपनी का जो मोनोपोली था वो एबॉलिश किया गया था चार्टर एक्ट 1833 में, और इसमें जो है टी ट्रेड और ट्रेड विथ चैनल जो है वो एक्सेप्शन था, जो कि फर्दर जो चार्टर एक्ट पास हुआ था 1833 में, उसमें उसको कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट 17, ये भी है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में आपको बताना है। द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास परमिट सबॉर्डिनेट टू बंगाल प्रेसिडेंसी इन मैटर ऑफ वार एंड पीस। क्या वार और पीस के मैटर में क्या बंगाल प्रेसिडेंसी के सबॉर्डिनेट बना दिए गए थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को? देखिए, ये आपका पहला स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन था, जिसके तहत बंगाल और बॉम्बे और मद्रास को बंगाल जो प्रेसिडेंसी थे उसके सबॉर्डिनेट बना दिए गए थे। दूसरा है द गवर्नर जनरल कुड ओवर राइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। क्या गवर्नर जनरल अपने काउंसिल के डिसीजन को ओवर राइड कर? नहीं, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ओवर राइडिंग का जो था काउंसिल पे, वो जब कॉर्नवालिस बने थे तो उसके लिए एक स्पेशल अमेंडमेंट किया गया था, एक्ट ऑफ मतलब कि 1786, ठीक है। उसके तहत उनको ये ओवर राइडिंग पावर दिए गए थे, जो फर्दर जो है वो एक्सटेंड होते रहे थे। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वॉज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन कंपनी सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सारे रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री कंपनी के जो अफेयर्स थे उसके लिए उन्हें रिपोर्ट करना होता था। तो ये आपका सही है। तो 1 और 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। इस सेशन को पूरा जरूर देखिए। आपको इसके बाहर इस टॉपिक अगर बात करें एक्ट से, जो कि 1773 से 1947 तक की अगर एक्ट की बात करें, तो इसके बाहर आपको कहीं किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे बीपीएससी हो गए, स्टेट पीसीएस हो गए, एसएससी हो गए, बिहार एसएससी हो गए, यूपीएससी हो गए, कहीं से भी आपको क्वेश्चन इसके बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। तो चैनल सेशन को पूरा जरूर देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। द गवर्नर जनरल वॉज बाउंड बाय द मेजोरिटी। जब तक वो एक्ट नहीं आया था 1786 का, जो कॉर्नवालिस ने कंडीशन दिया था जिसके वजह से वो एक्ट लाया गया था, उससे पहले क्या था ना कि जो काउंसिल के मेजोरिटी थे उसके बेस पे डिसीजन लिए जाते थे। आपको ओवर राइडिंग का जो है पावर नहीं था उनका, गवर्नर जनरल के पास।
तीसरा है विथ रेफरेंस टू द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। देखिए 1781 एक ऐसा एक्ट था जो हमने पढ़ाया है कि जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में लूप होल्स थे, उनको डिफेक्ट थे, उनको करेक्ट करने के लिए एक्ट लाया गया था। इसमें है कि इट एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर ऑफिशियल एक्ट। ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या था ना कि जुरिडिक्शन क्लियर नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का कितना जुरिडिक्शन है, गवर्नर जनरल का कितना है। तो एग्जीक्यूटिव और जुरिडिक्शन में, जुडिशियरी में किसी तरह का एक बाइफर्केशन नहीं था। इट एक्सक्लूडेड रेवेन्यू मैटर फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यह जो है सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से रेवेन्यू मैटर को भी बाहर कर दिया, तो ये भी सही है। रेवेन्यू मैटर मतलब कि जो भी कलेक्शन, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन के जो मैटर थे वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर थे। इट मेड सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द कलकत्ता हाई कोर्ट। क्या यह कलकत्ता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को सबऑर्डिनेट कर दिया गया? यह आपका रॉन्ग है, तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। इस एक्ट में है द एक्ट क्लैरिफाइड द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द कलकत्ता हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड मच लेटर अंडर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है काफ़ी बाद में इस्टेब्लिश किया गया था, और किसके तहत एक्ट के तहत हुआ था? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत हुआ था। अगला है विथ रिगार्डिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यह पहला एक्ट था जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को पहली बार डिस्टिंग्विश किया गया था। यह सही है। इट एस्टेब्लिश्ड अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इस एक्ट के तहत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया था। ये भी सही है। इट ट्रांसफर द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू द ब्रिटिश क्राउन। क्या ये इसके एक्ट के तहत जो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया गया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को? तो ये आपका रॉन्ग है। इस एक्ट के तहत यह नहीं था प्रोविज़न। यह जो एक्ट है यहाँ से डुअल कंट्रोल इस्टेब्लिश हुआ था, जहाँ पे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे जो कि आपका पॉलिटिकल मैटर को देखते थे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे जो कमर्शियल मैटर को डील करते थे। तो यह आपका 1, 2 और 4 आपका सही है। पिट्स इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डुअल गवर्नमेंट। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैड कमर्शियल अफेयर एंड वाइल बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पॉलिटिकल अफेयर को था। क्राउन रूल अगर बात करें तो 1858 में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे हमने जो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके बाद जो है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के तौर पे वहाँ से डायरेक्ट जो है पावर ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट हुआ थे। विथ रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट 1793 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चार्टर एक्ट 1793 के संदर्भ में आपको बताना है, इट एक्सटेंडेड द कंपनी ट्रेड मोनोपोली फॉर अनदर 20 वर्ष। ये सही है। इट अलाउड द गवर्नर जनरल टू ओवरराइड हिज काउंसिल अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये भी आपका सही है। उसका इट इंडेड कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। यह आपका रॉन्ग है क्योंकि 1813 का हुआ होगा, तो आपका 1 और 2 सही होगा। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग 1813। इट एबोलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली। यह आपका सही है। द कंपनी रिटेन्ड इट्स मोनोपोली ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये भी आपका सही है, क्योंकि यह एक्ट जो था जिसके तहत कंपनी जो है पहली बार कंपनी का जो मोनोपोली है उसको ख़त्म कर दिया गया, बट टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना को अभी भी मोनोपोली कंपनी को प्राप्त था। इट परमिटेड क्रिश्चियन मिशनरीज टू इंटर इंडिया। ये भी आपका सही है कि ताकि वो जो है प्रोपेगेट कर सके, जो भी वेस्टर्न जो एजुकेशन थे उसको वहाँ पे स्प्रेड कर सके, इसके लिए उनको परमिट किया गया था। इट इंडेड कंपनीज कमर्शियल एक्टिविटीज़ कम्प्लीटली। क्या यह कम्प्लीटली एक्टिविटी जो कमर्शियल एक्टिविटी थी उसको कम्प्लीटली एंड कर दिया गया था? यह आपका रॉन्ग है। यह एक्ट में एक और याद रखिए, पहली बार फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपीज़ का प्रोविज़न रखा गया था फॉर किसके लिए? एजुकेशन के लिए। एजुकेशन शिक्षा के लिए 1 लाख का प्रावधान किया गया था पहली बार। तो आपका 1 और 2 और 3 सही है। अगर कंपनी का कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात करें तो कम्प्लीटली कब ख़त्म हुआ था? चार्टर एक्ट जो है 1833 में कंपनी का कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं विथ रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में आपको बताना है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यह आपका सही है। यहाँ पे ये फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन था।
ये सब जो भी हम ऐड कर रहे हैं ये भी अपने एंड पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेंट्रलाइजेशन, ये फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन था, जहाँ पे जो प्रेसिडेंसी थे वहाँ बॉम्बे और मद्रास के उसके लेजिस्लेटिव पावर को ख़त्म कर दिया गया था, और सारे जो ब्रिटिश टेरिटरी थे उसके लिए एक ही लेजिस्लेटिव पावर था, जो कि दिया किसको गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी को। इट वेस्टेड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे मद्रास इन द गवर्नर जनरल इन इट वेस्टेड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास इन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। इसमें है कि जो बॉम्बे और मद्रास के जो लेजिस्लेटिव पावर है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दिया गया। यह आपका सही है। इट इंडेड ईस्ट इंडियाज़ कंपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़, ये भी आपका सही है, यहाँ से कमर्शियल एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दिए गए थे। इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस, देखिए यहाँ पे जो है ओपन से कंपटीशन जो है सिविल सर्विस का इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो ये आपका रॉन्ग है, वो 1853 में हुआ था, तो ये आपका सही है। ओपन कंपटीशन जो है इंट्रोड्यूस हुआ था 1853 में। अब हम बात कर रहे थे चार्टर एक्ट 1833 की, उसके बारे में आपको बताना है कि इसमें से सही कौन है। लॉर्ड विलियम बेटी पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, बिल्कुल सही। यह एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ फोर्थ ऑर्डिनरी मेंबर इनटू गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस। इसमें क्या एक फोर्थ मेंबर को ऐड किया गया था। मतलब गवर्नर जनरल के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसमें लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए एक फोर्थ ऑर्डिनरी मेंबर को इसमें इंक्लूड किया गया था, तो ये भी आपका सही है। द एक्ट प्रोवाइडेड दैट नो इंडियन कुड बी डिनाइड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, बर्थ, डिसेंट और कलर। यह एक्ट में प्रोवाइड किया गया था कोई भी इंडियन को डिनाई नहीं किया जाएगा किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, बर्थ, डिसेंट और कलर के बेस पे, तो ये भी आपका सही है, तो इसलिए तीनों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम बात करें चार्टर एक्ट 1853 के संदर्भ में कौन सा 4 कथन दिए हुए हैं। इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। यह एक्ट के तहत गवर्नर जनरल जो काउंसिल था उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया गया। इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस, ये भी आपका सही है। पहली बार सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन का जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1853 के तहत किया गया था। इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल फॉर अनदर 20 ईयर। देखिए यहाँ पे कंपनी रूल को अनदर 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पे ना अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दिया गया था। हो सकता था कि वो एक दिन बाद ख़त्म कर दिया जाए, या फिर जो है आगे जितने दिन तक हो उतने दिन तक उनका कोई भी टाइम लिमिट इसमें मेंशन नहीं किया गया था, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इट इंट्रोड्यूस्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट के थ्रू जो है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, तो यह आपका सही है, तो 1, 2 एंड 4 सही है। अनलाइक अर्लियर चार्टर, पहले के चार्टर के विपरीत चार्टर एक्ट 1853 डिड नॉट रिन्यू। चार्टर एक्ट जो 1853 उन्होंने कंपनी के जो रूल थे फिक्स पीरियड का एक्सटेंशन का, उस रूल को इन्होंने रिन्यू नहीं किया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के संदर्भ में आपको बताना है इसमें। इट एबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में था उसके रूल को एबॉलिश कर दिया, तो ये आपका सही है। ट्रांसफर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया टू ब्रिटिश क्राउन। यहाँ से इस एक्ट के तहत इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रांसफ़र किया गया ब्रिटिश क्राउन को, यह भी सही है। इट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यह जो है एक ऑफिस क्रिएट किया गया इस एक्ट के तहत जिसका नाम है ऑफिस ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये भी सही है। इट एस्टेब्लिश्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। अब ये कहा गया था कि यह जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है आपका, यहाँ पे इस एक्ट के तहत रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का बात नहीं किया गया था, इस एक्ट पे हुआ था एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ये इस एक्ट के तहत किया गया था, तो आपका हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अगर बात करें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। अब बात करें विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में देखना है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज असिस्टेड बाय ए काउंसिल ऑफ इंडिया।
क्या इंडिया के लिए जो ऑफिस क्रिएट किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, उनको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा असिस्ट किया जाता था? ये सही है। 15 मेंबर का एक काउंसिल था। काउंसिल था। दूसरा है द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज डिजिग्नेटेड एज वायसराय ऑफ इंडिया। ये भी आपका सही है कि जो गवर्नर जनरल था उसे हम वायसराय ऑफ इंडिया का डिजिग्नेट किया, उसको वायसराय का नाम दिया गया। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे, ये भी सही है। काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्टेड इंटायरली ऑफ इलेक्टेड इंडियन मेंबर, यह गलत है। इलेक्टेड मतलब कि इंटायरली इलेक्टेड ऑफ इंडियन मेंबर, यह रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो पहला आपका सही हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अब है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब देखिए 1861 में पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, बिल्कुल सही। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास। इस एक्ट के तहत ये प्रोसेस इनिशिएट किया गया था। किस तरह का प्रोसेस? डिसेंट्रलाइजेशन का, मतलब पावर को वापस डिसेंट्रलाइज करना, मतलब कि लेजिस्लेटिव पावर जो है जो बॉम्बे और मद्रास से ले लिया गया था उसको जो है वापस लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास को दिया गया था। यह आपका सही है। यहाँ से आपका होता है यह आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इसको। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ इंडियन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट के तहत प्रोविजन रखा गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस का नॉमिनेशन होगा नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे, तो ये भी आपका सही है। इट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन, ये डायरेक्ट इलेक्शन का तो जिक्र ही अभी नहीं हुआ था। इनडायरेक्ट इलेक्शन अगर बात करें इनडायरेक्ट इलेक्शन तो 1892 में जिक्र हुआ था, पर इलेक्शन वर्ड कहीं पे यूज नहीं हुआ था। इलेक्शन कहीं पे भी वर्ड ऑफिशियल वे में यूज नहीं हुआ था। अब हम बात करें नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में के संदर्भ में आपको ये भी है, द वायसराय कुड इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग ए इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान जो है वायसराय ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे, बिल्कुल सही। आज भी ये प्रोविजन है ऑर्डिनेंस इशू का। ऑर्डिनेंस जो है सेंट्रल लेवल पे 1, 2, 3 आर्टिकल के तहत और स्टेट लेवल पे 2 और 3 आर्टिकल के तहत। जो सेंट्रल लेवल पे है वो किसके द्वारा होता था? ये प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, और स्टेट लेवल पे अगर बात करें तो गवर्नर द्वारा। सच ऑर्डिनेंसेस कुड रिमेन इन फोर्स फॉर मैक्सिमम 6 मंथ, ये भी आपका सही है। द एक्ट इस्टेब्लिश्ड बाईकैमरलिज्म एट द सेंटर, ये आपका रॉन्ग है। बाईकैमरलिज्म इस एक्ट के तहत सेंटर में स्टार्ट नहीं किया गया था, तो आपका 1 एंड 2 आपका सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1892 के संदर्भ में आपको बताना है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट के तहत क्या जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें जो है एडिशनल नंबर की संख्या बढ़ाई गई, तो ये आपका सही है। इट अलाउड द मेंबर टू डिस्कस बजट, ये भी आपका सही है। मेंबर को जो है अलाउ किया गया था बजट को डिस्कशन के लिए। यह एक्ट जो है किसके आफ्टर मैथ में, किसके रिजल्ट पे है? तो आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में, ठीक है। उसके बाद आईएनसी ने जो है रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए डिमांड किया, बजट पे डिस्कशन करने के लिए डिमांड किया, और उनको क्वेश्चन पूछने का भी डिमांड किया। पर क्वेश्चन पूछने का तो डिमांड दिया गया, बजट पे डिस्कस का डिमांड दिया गया, डायरेक्ट इलेक्शन इस पे नहीं था। इनडायरेक्ट इलेक्शन का जिक्र था, पर इनडायरेक्ट इलेक्शन पर इलेक्शन वर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं था, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछने का तो राइट दिया गया, पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अगर बात करें, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है अभी भी राइट नहीं दिया गया, तो ये आपका 1, 2 एंड 3 आपका सही हो जाएगा। इस एक्ट इंट्रोड्यूस किया था इनडायरेक्ट इलेक्शन, बट इलेक्शन वाज ऑफिशियली यूज नहीं किया गया था। अब बात करें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में, मॉडल मिलिट्री रिफॉर्म्स कहा जाता है, बिल्कुल सही। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को दिया गया था, तो बिल्कुल सही। इट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यह एक्ट के तहत क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये भी आपका सही है।
इट एस्टेब्लिश्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, ये आपका रॉन्ग है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है सेंटर पे एस्टेब्लिश इस एक्ट के तहत नहीं हुआ था। तो 1 एंड 2 3 सही है आपका। 1909 के बारे में फिर से ये है क्वेश्चन, इंक्रीज द साइज ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी सही है। अलाउड इंडियंस टू बिकम मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, देखिए इसमें जो है इंडियन को पहली बार वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया था और उनका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट मेंबर ऑफ, ये भी सही है। इंट्रोड्यूस्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, देखिए लिमिटेड फ्रेंचाइजी था, यूनिवर्सल नहीं था, लिमिटेड फ्रेंचाइजी था, लिमिटेड फ्रेंचाइजी था। वोटिंग लिस्ट किस पे बेस्ड था, तो इसका एक क्राइटेरिया होता था, जैसे प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, उसका टैक्स पे बेस्ड है, एजुकेशन पे बेस्ड था, इस तरह से लिमिटेड था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था। तो 1 2 एंड 3 आपका सही हो। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के संदर्भ में देखना है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है, बिल्कुल सही। डायरकी जो इंट्रोड्यूस हुआ था प्रोविंसेस में इस एक्ट के तहत, बिल्कुल सही। इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म एट द सेंटर, ये भी आपका सही है। इट एस्टेब्लिश्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये आपका गलत है, ये आपका एक्ट जो है 1935 के एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया गया था। तो 1 2 एंड 3 आपका सही है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है 1935 में था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट में, बिल्कुल सही। रिजर्व सब्जेक्ट जो है उसको एडमिनिस्टर कौन करता था, गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये भी सही है। ट्रांसफर सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर करता था मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी सही है। डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था सेंटर पे, यह रॉन्ग है क्योंकि यह जो है 1935 के तहत हुआ था। तो आपका 1 2 एंड 3 सही है। अब बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर रिजर्व सब्जेक्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगर बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, उसके अंदर जो रिजर्व सब्जेक्ट था वो कौन कौन सा था। देखिए रिजर्व सब्जेक्ट में आपका था पुलिस, उसके बाद आपका फाइनेंस, एजुकेशन आपका नहीं था, पब्लिक हेल्थ भी नहीं था। तो 1 एंड 2 आपका सही हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के संदर्भ में भी है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या इस एक्ट के तहत ये प्रोविजन रखा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया जाता है, ये सही था। सेपरेटेड द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट, इस एक्ट के तहत सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट को सेपरेट किया गया, अलग किया गया। ग्रांटेड वुमेन द राइट टू वोट थ्रू आउट द इंडिया, यह आपका रॉन्ग है, वुमेन को जो है वोट देने का राइट इस एक्ट के तहत नहीं दिया गया था। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ये भी आपका सही है। तो इसने डायरेक्ट इलेक्शन का जो प्रिंसिपल था उसको एक्सटेंड किया था। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संदर्भ में, इट प्रोवाइडेड द फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन के इसमें प्रोविजन रखा गया था जो कि सही था, बट ये कभी नेवर इम्प्लीमेंटेड, ये ध्यान रखिएगा, इसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था ड्यू टू प्रिंसली स्टेट जो है के वजह से। द प्रपोज्ड फेडरेशन वाज टू इंक्लूड ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, ये आपका सही है। द फेडरेशन केम इनटू ऑपरेशन, यह कभी ऑपरेशन में आया ही नहीं, कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 1 2 एंड 4 आपका सही है। द प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन नेवर कम इनटू ऑपरेशन बिकॉज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट इसको ज्वाइन नहीं किए थे। अब बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, एबॉलिश डायरकी प्रोविंसेस में डायरकी को एबॉलिश हुआ था, सही है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही। डायरकी सेंटर पे, ये भी सही है। सेंट्रल डायरकी केम इनटू ऑपरेशन, सेंट्रल डायरकी जो है वो ऑपरेशन में आया, ये आपका रॉन्ग है। इंट्रोड्यूस हुआ था पर ऑपरेशन में जो है नहीं आया था, तो ये आपका सही है। विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए जो भी आपको ऑप्शन जो दिख रहे होंगे काफ़ी आपको स्टेटमेंट वाइज है, आपके डेप्थ एनालिसिस के संदर्भ में ये सब क्वेश्चन को सेट किया गया है। विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो 1935 का जो एक्ट है उसके संदर्भ में बताना है कि यह एक्ट डिवाइडेड पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंसेस थ्रू 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट, क्या इस एक्ट के तहत 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट बनाए गए थे, बिल्कुल सही। कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, मतलब फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट था। रेसिडुअरी पावर जो है वायसराय को दिया गया था।
रेसिड्यूरी पावर कौन है, क्या है, जो भी ऐसा मतलब कि ऐसा मतलब लिस्ट या फिर उसको क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा लॉ जो कि किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, कोई भी मैटर जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उसके लिए जो पावर दिया गया था उसको रेसिड्यूरी पावर कहा गया था। वो किसको दिया गया था, तो वायसराय को दिया गया था। एक्ट प्रोवाइडेड फॉर फेडरल कोर्ट, इस एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिश हुआ। द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, ये आपका रॉन्ग है, अभी भी लिमिटेड फ्रेंचाइजी ही था, उसका एक्सटेंशन को मतलब उसके दायरा को बढ़ाया गया था, पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सफराज जो है अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो 1 2 3 सही है। फ्लोइंग स्टेटमेंट का देखना है तो फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था 1937 में, बिल्कुल सही। इट एस्टेब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी सही है। इट वाज अ डायरेक्ट प्रीडिसेसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी आपका सही है। इट हैड ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन, अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट का प्रीडिसेसर है तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ओरिजिनल अपीलेट और एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी होते हैं, तो ये भी आपका सही है, तो डी आपका सही हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द फ्लोइंग विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस स्टेटमेंट को देखना बताना है कि कौन सही है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस एक्ट के तहत, ये भी आपका सही है। एक्सटेंडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट टू सेवरल कम्युनिटीज, इसके तहत यह किया गया था कि सेवरल कम्युनिटी को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है एक्सटेंड किया गया था, जैसे कि आपका वुमेन को हो गया, अदर जो भी मतलब कि कास्ट बेसिस पे जो है आपको एक्सटेंड किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट को, तो ये आपका सेवरल कम्युनिटी को भी सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड किया गया था। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी सही था। इट एबोलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, देखिए ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो एबोलिश इस एक्ट के तहत नहीं हुआ था, 1947 में हुआ था, तो 1 2 3 आपका सही है। ये भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत बर्मा को इंडिया से सेपरेट किया गया, बिल्कुल सही। सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये भी सही है। उड़ीसा वाज क्रिएटेड एज ए सेपरेट प्रोविंस, उड़ीसा को सेपरेट प्रोविंस किया गया था 1936 में, बिहार से सेपरेट किया गया था उड़ीसा को, ठीक है। इससे पहले 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ था। 2000 में बिहार से आपका झारखंड अलग हुआ था, तो ये आपको याद रखिएगा। बिहार और मर्ज भी थे उड़ीसा, देखिए यहाँ पे दोनों में से एक ही स्टेटमेंट सही होगा क्योंकि एक दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन है, तो 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। अब है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के संदर्भ में आपको बताना है। इट क्रिएटेड 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडिया एंड पाकिस्तान, बिल्कुल सही। इस एक्ट के तहत 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाया गया, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिटेन द पावर टू लेजिस्लेट फॉर इंडिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जो है उन्होंने इंडिया के लिए जो लेजिस्लेशन का पावर था वो अपने पास रिटेन रखा था, बिल्कुल रॉन्ग। इन्होंने पावर को जो है दे दिया था कि आप अपने इन पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तहत जो है अपना जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद अपने एंड पे बनाइए। द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एबॉलिश किया गया था, बिल्कुल सही। ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर प्रिंसली स्टेट, ये भी लैप्स हो गया, तो ये आपका 1 3 एंड 4 आपका सही है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बिकेम सोवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी, ये आपका सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंटिन्यूड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अंटिल अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड, मतलब जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट नहीं कर लिया जाता है तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वही एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तरफ पे कंटिन्यू करेगा, ये भी आपका सही है। द ब्रिटिश मोनार्क सीज टू बी द हेड ऑफ इंडियन डोमिनियन इमीडिएटली, क्या ब्रिटिश मोनार्क जो है इमीडिएटली जो है इंडियन डोमिनियन का हेड जो है उनका ब्रिटिश मोनार्क का ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। वो जो है पावर ट्रांसफ़र होगा, इमीडिएटली ख़त्म नहीं होगा। द ऑफिस ऑफ वायसराय एबॉलिश कर दिया गया था, तो 1 2 एंड 4 आपका सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 was the first step taken by the British Parliament to control affair of East India Company, ये आपका सही है। पहली बार जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफेयर है उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना स्टार्ट किया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एस्टेब्लिश डुअल कंट्रोल, ये सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858
डुअल कंट्रोल को ख़त्म किया था, तो ये भी आपका सही है, तो डी आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3। अब इसमें बताना है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है कि इसमें से कौन, देखिए ये तो ईयर ही दिया हुआ है तो उसी के बेस पे आपका हो जाता, शायद इसमें ईयर नहीं होता। चलिए ईयर है तो या उससे बेस पे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं 1 2 3 4। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और मेजर प्रोविजन क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मेजर प्रोविजन इसमें बताना करेक्टली मैच कितना है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, तो ये सही है। चार्टर एक्ट 1833, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी सही है। इंडियन काउंसिल एक्ट, डायरेक्ट इलेक्शन, नहीं ये रॉन्ग है, डायरेक्ट इलेक्शन 1909 में आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डायरेक्ट इन द प्रोविंस, ये आपका सही है, तो 1 2 एंड 4। अब है लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में आपको बताना है। द चार्टर एक्ट 1833 क्रिएटेड फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या चार्टर एक्ट जो है 1833 क्रिएट किया था पहला लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आपका रॉन्ग है। द चार्टर एक्ट 1853 सेपरेट लेजिस्लेटिव फंक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन, हमने ऊपर में बताया कि जो 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग किया गया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रीस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास, ये भी आपका सही है, तो 2 एंड 3 आपका सही हो जाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 अलाउड मेंबर्स टू डिस्कस बजट, ये आपका सही है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट, ये भी आपका सही है। किसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट था, ये याद रखिएगा, मुस्लिम। फर्दर 1919 में इसको जो है सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, ये सब को भी एक्सटेंड किया गया था। 1935 में फर्दर जो है कम्युनिटी बेस्ड पे और फीमेल को भी मतलब कि लेडीज़ को भी जो एक्सटेंड किया गया था। तो तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, यह आपका रॉन्ग है, एट द सेंटर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। विथ रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, सिविल सर्विस जो इंडिया में मतलब इवॉल्व हुआ था उसके संदर्भ में आपको बताना है। चार्टर एक्ट 1833 डिक्लेयर दैट इंडियंस शुड नॉट एक्सक्लूड फ्रॉम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड, मतलब कि चार्टर एक्ट 1833 में यह डिक्लेयर घोषित किया गया कि इंडियंस को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उसके डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव वाले जो ग्राउंड थे, सेक्स और आपके डिसेंट हो गए या फिर उसके प्लेस हो गए, उसके बेस पे जो है उनको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, तो ये आपका सही है। चार्टर एक्ट 1853 इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस, ये भी आपका सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है उसके तहत पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था, ये भी आपका सही है, तो तीनों आपका सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन के संदर्भ में जो इवॉल्व हुआ था उसके संदर्भ में आपको बताना है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो ये आपका सही है। 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसमें डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये भी आपका सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो है वो एक्सपेंड किया था डायरेक्ट इलेक्शन एंड इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म एट द सेंटर, ये भी आपका सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये आपका रॉन्ग है, तो 1 2 3 आपका सही है। अब बाई कैमरलिज्म में एक अपर हाउस था एक लोअर हाउस था, वो आप ध्यान में रखिएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाई रिस्टोरिंग, कौन से ऐसा एक्ट था जिसके तहत पहली बार जो है डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था बाई रीस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास, ये 1861 का था, जिसको फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। अब 4 स्टेटमेंट दिए हुए, इसमें बताना है आपको सही कौन है। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें डायरेक्टरी प्रोविंस में इंट्रोड्यूस हुआ था, बिल्कुल सही। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एबॉलिश प्रोविंशियल डायरेक्टरी, ये भी आपका सही है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये भी सही हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, ये आपका रॉन्ग है, तो आपका ए आंसर हो जाएगा।
विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपको बताना है, इट वाज द लॉन्गेस्ट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एट दैट टाइम। ये आपका सही है, उस समय का सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट था। इट सर्व्ड एज अ इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आज भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देखते हैं उसका सबसे जो मेजर सोर्स है वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। इट्स फेडरल प्रोविजन वर फुल्ली इम्प्लीमेंटेड बिफोर इंडिपेंडेंस। ये आपका जो इसका फेडरल प्रोविजन था क्या फुल्ली इम्प्लीमेंट हो गया था इंडिपेंडेंस से पहले? ये रॉन्ग है, क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अंडर द एक्ट केम इनटू ऑपरेशन इन 1937। ये आपका सही है, तो 1 2 4 सही है। अब है आपको द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस चार स्टेटमेंट को बताना है कि सही कौन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्राउन रूल इंट्रोड्यूस हुआ था, सही है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है ब्रिटिश सोवरेनिटी ओवर इंडिया खत्म हो गया था, ये भी सही है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इमीडिएटली इस्टेब्लिश्ड इंडिया एज ए रिपब्लिक। देखिए रिपब्लिक तो 1950 में हुआ था, ठीक है, तो जो है इमीडिएटली नहीं हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम अ सोवरेन बॉडी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये आपका सही है, तो 1 2 4 सही है। अब इस आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मार्क द बिगनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आपका सही है। यहाँ से पहली बार जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्टार्ट किया था कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में डुअल कंट्रोल स्टार्ट हुआ था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कॉमर्शियल मैटर को देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पॉलिटिकल मैटर को देखता था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 इंडेड कंपनी रूल एंड बिगेन क्राउन रूल। यह भी सही है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंडेड ब्रिटिश रूल एंड क्रिएटेड 2 डोमिनियन, एक था डोमिनियन पाकिस्तान और एक इंडिया, तो ये आपका सही हो गया। तो ये 40 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी ये आपको हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से रिलेटेड थे। आप जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको ये पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।